अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर का अपना चौथा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बरकी सुकूनी तवानाई बिलकावा मालूम करना। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमको मालूम करना है अलग अलग हालतों में। सबसे पहला जो सवाल हमको आज देखना है वो ये है कि अगर हमारे पास सिर्फ दो बरकी बार हों, मतलब दो चार्जेस हैं सिर्फ, तो उन दो चार्जेस का जो निज़ाम बनेगा, उनका जो सिस्टम बनेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और उसको हम कैसे मालूम करेंगे। ओके, यानी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ऐसा मानकर चलते हैं कि मान लो स्पेस में, मतलब हमारे पास जो अवेलेबल जो जगह है उसमें 2 पॉइंट है ए और बी। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, मान लो कि पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए के ऊपर एक बरकी बार रखा हुआ है जिसका नाम है Q1। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, प्लस माइनस Q1। उसी तरह से पॉइंट बी जो है तो उस पर जो बरकी बार है वो Q2 है, प्लस माइनस Q2। अब हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी को लोकेट करना है, मतलब हमको उसका लोकेशन या उसका जो मकाम है वो मालूम करना है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले स्पेस में किसी एक जगह पर हम पॉइंट ओ डिसाइड करेंगे। ये जो पॉइंट ओ है इसको हमको ओरिजिन के तौर पर, यानी मबदे के तौर पर उसको लेना है, और उसमें से हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन एक्सिस जो है वो गुजारेंगे। एक एक्स एक्सिस, दूसरी वाई एक्सिस और तीसरी जेड एक्सिस। यहाँ पर याद रखिए एक्स और वाई एक्सिस जो है वो इस वाइट बोर्ड की प्लेन में है, और जेड एक्सिस जो है वो इस वाइट बोर्ड से परपेंडिकुलर है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो आपकी स्क्रीन से उमूदन बाहर निकला हुआ है जेड महवर, जबकि एक्स महवर और वाई महवर ऑलरेडी जो स्क्रीन है, स्क्रीन की सतह में है। ओके, अब आप देखिए हमारा मेन टारगेट था ए और बी को लोकेट करना, और उसके लिए हमने यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार की एक्स वाई जेड की। तो हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि मान लो पॉइंट ओ से, यानी ओरिजिन से R1 दूरी पर पॉइंट ए है, और पॉइंट ओ से R2 दूरी पर, यानी R2 फासले पर पॉइंट बी है। तो हम ओ को ए के साथ जोड़ देंगे और ओ को बी के साथ भी जोड़ देंगे। जब हम ओ को ए से और ओ को बी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स मिल जाएंगे। एक पोजीशन वेक्टर रहेगा R1 बार जिसकी वैल्यू रहेगी ओ ए बार, और दूसरा पोजीशन वेक्टर रहेगा R2 बार जिसकी कीमत रहेगी ओ बी बार। ओके, अब अगर हमको ए से लेकर बी तक अगर एक वेक्टर बनाना हो, यानी ए से लेकर बी तक जो लाइन है उस लाइन को एज ए वेक्टर अगर हमको लेना है, तो उस वेक्टर का नाम हो जाएगा R12। ओके, और ये जो R12 जो होगा इसकी कीमत होगी R2 बार माइनस R1 बार। यानी हम यहाँ पर ओ बी बार वेक्टर में से ओ ए बार को माइनस करेंगे। जब हम ये दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस लेंगे, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को कम करेंगे, आप जैसा देख रहे हैं R2 बड़ा है और R1 छोटा है, तो R2 में से जब हम R1 माइनस करेंगे तो हमको ए से लेकर बी तक का जो वेक्टर है R12 वो मिल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर वापस आते हैं कि ए और बी इन दो पॉइंट्स पर दो बरकी बार हैं Q1 और Q2, और हमको इन दोनों बरकी बारों से, यानी ये जो पॉइंट चार्जेस है दोनों भी, इनकी वजह से इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी तो वो हमको मालूम करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पहला बरकी बार है पॉइंट ए पर, उस पहले बरकी बार यानी Q1 बरकी बार का जो पोटेंशियल होगा, जो उसका जो बरकी कवा होगा, वो हमने इससे पहले भी उसको मालूम किया हुआ है ऑलरेडी, यानी इससे पहले वाले सवालों के अंदर हमने उसका डेरिवेशन देखे थे। उसकी कीमत आ जाएगी V1 इज इक्वल टू के Q1 बाय R1। के का मतलब होता है 1/4πε0। ओके, तो जाहिर है यहाँ पे कीमत क्या मिल जाएगी, V1 इज इक्वल टू के Q1/R1। के की जगह पर 1/4πε0 ले सकते हैं, तो V1 इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q1/R1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप ऐसा इमेजिन करो कि एक दूसरा जो बरकी बार है Q2, वो कहीं तो भी इन्फिनिटी पर है। ओके, दूर दराज कहीं तो भी इन्फिनिटी पर है, और वहाँ से उसको उठाकर हमने पॉइंट बी पर लेकर आए। तो जब हम पॉइंट Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब इन्फिनिटी पर से उठाकर अगर हम उसको पॉइंट बी तक लाते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ तो भी काम करना पड़ेगा। जो काम हमको करना पड़ेगा उसकी वैल्यू होगी
यानी वो जो काम है, वो जो वर्क है, उसकी वैल्यू हो जाएगी काम बराबर कवा ज़रब बर की बार। तो जाहिर है यहाँ पे कवा का मतलब रहेगा पोटेंशियल, तो किसका पोटेंशियल? जाहिर है Q1 का, क्योंकि वहाँ पर Q1 पहले से मौजूद है और Q2 को आप उठा के ला रहे हो। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ज़रब Q2। Q2 जो है वो बर की बार है जिसको बाहर से इन्फिनिटी से लाया गया है। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 जो है उसकी वैल्यू V1 है, इसलिए हमारे पास फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू V1 ज़रब Q2। ओके, इसमें आप V1 की कीमत रख सकते हैं। जैसे आप V1 की कीमत रखेंगे आपको फार्मूला कुछ इस तरह से मिल जाएगा। W इज इक्वल टू V1 की कीमत है 1/4 Q1/R12 इंटू Q2। ओके, और अब यहाँ पर हम Q1 और Q2 को एक साथ लिख सकते हैं मिलाकर। और साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि जो वर्क डन होता है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो किया गया काम है वो हमेशा तवानाई बिल कवा होगा। तो अगर वो तवानाई बिल कवा होगा तो हम W की जगह पर U ले सकते हैं, मतलब हम उसको अलामत कैपिटल U से ज़ाहिर करेंगे। तो जैसे ही हम उसको मतलब कैपिटल U लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा U इज इक्वल टू 1/4 Q1/R12, और साथ में ज़रब में Q2 भी था, इसलिए Q1 ज़रब Q2 हम पहले ले लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस जो है वो मिल जाएगी। तो जब भी हमारे पास दो अलग अलग बर की बार होंगे Q1 और Q2 और उनके बीच का फासला R12 होगा, तो ऐसी सूरत में उसकी पोटेंशियल एनर्जी की कीमत होगी 1/U इज इक्वल टू 1/4 दोनों बर की बारों का हासिल ज़रब यानी Q1 ज़रब Q2 डिवाइडेड बाय देयर डिस्टेंस यानी उनके बीच का फासला। ओके, तो ये था दो अलग अलग पॉइंट चार्जेस जो हैं उनके ज़रिए बनने वाला, उनके 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 ज़रिए जो निज़ाम बनेगा उस निज़ाम की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हमको ये देखना है कि मान लो हमारे पास स्पेस में n छोटे छोटे जो है वो चार्जेस हैं। जैसा अभी हमने दो बर की बार लिए थे, तो अब हम वैसे दो नहीं लेंगे बल्कि हम दो से कई गुना ज़्यादा बर की बार ले रहे हैं, और वो तादाद मान लो कि n है, कैपिटल N। कैपिटल N में भी एनी नंबर, ओके, कोई भी एक बहुत बड़ा सा नंबर है वो, यानी बहुत सारे चार्जेस हमारे पास हैं और उन सब का एक निज़ाम हमने तैयार करे, और अब उस निज़ाम के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। तो देखिए इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बर की बार से। आप देखिए मान लो कि सबसे पहला जो बर की बार है वो Q1 है। उस बर की बार Q1 के करीब, मतलब वहाँ से R12 फासले तक हमको एक दूसरा बर की बार लाना है जिसका नाम है Q2। Q2 जो है वो पहले कहीं तो भी इन्फिनिटी पर है मान लो, वहाँ से हमने उसको उठाकर Q1 के करीब R12 फासले तक उसको लेकर आए, तो उसकी जो वर्क डन होगा या उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इतनी होगी। W2 इज इक्वल टू 1/4 Q1 ज़रब Q2 अपॉन R12। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। जैसे हमने पिछले सवाल में देखा था वैसा ही ये फॉर्मूला है। ओके, अब आप ऐसा समझो कि एक तीसरा बर की बार है Q3, उसको आपको इन्फिनिटी से उठाकर एक करीबी तीसरा जो पॉइंट है C उस पर लाना है। जब हम उसको पॉइंट C पे लाएंगे तो अब यहाँ पर पहले से दो बर की बार मौजूद हैं, एक का नाम है Q1, एक का नाम Q2 है। तो जब हम Q1 की बात करेंगे तो वो Q1 का इंटरेक्शन होगा Q3 के साथ। अगर Q1 का Q3 के साथ इंटरेक्शन अगर होता है तो जो काम होगा जिसको W3 हम कहेंगे उसका पहला हिस्सा रहेगा 1/4 Q1 Q3 अपॉन R13। R13 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3। ओके, तो ये Q1 की वजह से होगा। ऐसे ही Q2 भी पहले से मौजूद है, तो Q2 जो है वो भी Q3 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब वो बन जाएगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो हो जाएगी 1/4 Q2 Q3 अपॉन R23। ओके, अब आप गौर करो कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, मतलब पहले वाला जो काम की जो पहले वाला जो काम है या पहले वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो Q1 की वजह से है, दूसरे वाली Q2 की वजह से, और ये दोनों भी अमल कर रहे हैं Q3 पर। इसलिए जो टोटल वर्क डन होगा यहाँ पे वो होगा W3 इज इक्वल टू पहले वाले में Q1 का वर्क डन, दूसरे वाले में Q2 का वर्क डन। तो पहले वाला जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं उसके अंदर है 1/4 Q1 Q3 अपॉन R13। ओके, यानी ये जो ब्रैकेट है एक्चुअली ये Q1 की वजह से Q3 पर होने वाला अमल है। ऐसे ही सेकंड पार्ट के अंदर आएगा 1/4 Q2 Q3 अपॉन R23। ओके,
ये हो गया तीसरे बर की बार को लाने पर। यहाँ पर आप 1/4 को कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप उसको कॉमन निकालोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा W3 = 1/4 कॉमन के तौर पर, और ब्रैकेट में आ गया Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। यह हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ओके, अब हम फर्ज करेंगे, मान लो कि अब चौथा बर की बार है जिसका नाम है Q4। वो पहले इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब उसको इन लोगों के करीब हमने कहीं तो भी नुक्ता डी तक लेकर आ गए। ओके, नुक्ता डी पर उसको लेकर आए, लेकिन नुक्ता डी पर जब हम लाएंगे तो आप यहाँ पर पहले से 3 लोग मौजूद हैं। पहला बर की बार है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3। तो होगा ये कि Q4 बर की बार के ऊपर ये तीनों अमल करेंगे, और अगर ये तीनों अमल करेंगे तो फिर जो वर्क डन होगा वो कुछ इतना होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। वर्क डन W4 = 1/4 Q1 Q4/R14। ये पहला जो ब्रैकेट आप देख रहे हो तो ये है Q1 बर की बार का इंटरएक्शन या उसके ज़रिए अमल करने वाला काम Q4 पर। ऐसी Q2 के लिए आएगा तो प्लस में सेकंड जो ब्रैकेट है वो उसी के बारे में है 1/4 Q2 Q4/R24। ऐसी प्लस 1/4 Q3 Q4/R34। जैसा आप देख रहे हैं 1/4 सब में कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लो। जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपको इस तरह की कोई चीज़ मिलेगी। W4 = 1/4 ये कॉमन के तौर पे हमने निकाल लिए, और अब बड़े एक करली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बचेगी वो है Q1 Q4/R14 प्लस Q2 Q4/R24 प्लस Q3 Q4/R34। ओके, अब आप गौर करो, हमने धीरे धीरे करके 4 बर की बारों का निज़ाम बना लिए। ये सिलसिला अगर हम कंटिन्यू जारी रखें तो Q4 के बाद Q5 आ जाएगा, फिर Q5 के बाद Q6 आ जाएगा। जब भी कोई नया बर की बार हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो पिछले वाले जो बर की बार हैं वो पहले से मौजूद रहेंगे, और इसीलिए जब हम इन तमाम बर की बारों का मतलब ये जितने भी जो बर की बार हैं इन सब का ओवरऑल सिस्टम अगर बनाएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमको मजमूई तौर पर मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। U = 1/4 जो सब में से कॉमन निकाल लिए, और अंदर अलग अलग पेयर्स होंगे, अलग अलग जोड़ियां होंगी बर की बारों की, और उन सबको आपस में इस तरीके से हमको लेना पड़ेगा। समेशन QJ × QK/RJK। यहाँ पर आप याद रखो J और K एनी रियल नंबर्स हैं, नॉन निगेटिव नंबर्स, नॉन निगेटिव और नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। ओके, तो जैसे J की जगह पर आप 1 ले सकते हैं, फिर Q की वैल्यू आप आगे बढ़ाते चले जाओ, फिर आप J की वैल्यू बढ़ाते जाओ और K की वैल्यू कांस्टेंट करते जाओ, तो ऑल पेयर्स और पॉसिबल पेयर्स आएंगे यहाँ पर। इसलिए आप फाइनल फार्मूला याद रखो कि अगर हमारे पास स्पेस में यानी फ्री स्पेस है, और उस फ्री स्पेस के अंदर अगर हमारे पास बहुत सारे n पॉइंट चार्जेस हैं तो उन तमाम n पॉइंट चार्जेस की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो बनेगी वो होगी 1/4 इन टू समेशन फॉर ऑल पेयर्स ऑफ J एंड K, और फॉर्मूला बन जाएगा QJ × QK/RJK। ओके, ये था n अलग अलग पार्टिकल्स का सिस्टम। अब हम देखिए इसी टाइप का हमारा अगला जो सवाल हमको देखना है या अगला जो टॉपिक हमको देखना है वो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इस मर्तबा हम फ्री स्पेस ना लेते हुए हम कोई बरकी मैदान लेंगे, और बरकी मैदान के अंदर पहले हम एक बरकी बार की स्टडी करेंगे, फिर उसमें हम 2 बरकी बारों की स्टडी करेंगे, और फिर हम उसके अंदर n पार्टिकल्स की यानी n चार्जेस जो हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक या अगला जो सवाल हमको देखना है वो ये है कि अगर एक बरकी मैदान है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज है, अकेला एक बरकी बार उसके अंदर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यानी उस बरकी बार की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आप याद रखिए अगर एक सिंगल बरकी बार फ्री स्पेस में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक अलग फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी
आज मतलब पहला जो सवाल हमने देखा था वो उसी के बारे में था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो बर्की बार है वो फ्री स्पेस में नहीं है, बल्कि वो खुद एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यानी कोई तो भी एक बैरूनी बर्की मैदान है और उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो आप देखिए, हमारे पास सिंपल कंसेप्ट है। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का या किए गए काम का जो फॉर्मूला होता है वो है वर्क बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज। मतलब काम जो है बरकी सुकूनी काम, वो हमेशा बरकी कवा और बरकी बार इन दो लोगों के हासिले ज़रब के बराबर होता है। तो काम बराबर बरकी कवा ज़रब बरकी बार, यानी W इज इक्वल टू आ जाएगा V इंटू क्यू। V जो है वो पोटेंशियल है और Q जो है वो किया गया, वो Q जो है वो चार्ज है। अब आप याद रखिए कि किया गया काम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि जब भी हम किसी पर्टिकुलर बरकी मैदान के अंदर किसी बरकी बार के ऊपर उसको इन्फिनिटी से अंदर लेकर आते हैं, तो जो काम किया जाता है वो काम एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पर W जो है वो U ले सकते हैं, मतलब W की जगह पर आप U कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ही हम उसको U कंसीडर करेंगे हमको फॉर्मूला मिलेगा U इज इक्वल टू V इंटू क्यू। याद रखिए U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेट सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज, V जो है वो पोटेंशियल है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और Q जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। ओके, ये था मामला सिंगल एक बरकी बार का, अगर वो किसी बरकी मैदान में मौजूद हो तो। अब हमको ये देखना है कि एक ही जगह पर मान लो दो बरकी बार हैं और वो बरकी मैदान में हैं, वो किसी बरकी मैदान के अंदर रखे हुए हैं। अब हमको उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दो बरकी बार हैं, दोनों बरकी मैदान में मौजूद हैं, यानी कोई एक्सटर्नल बरकी मैदान है उसके अंदर वो मौजूद हैं। अब हमको देखना है कि उन दो बरकी बारों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। याद रखिए, कुछ देर पहले जो सवाल हमने देखे थे दो बरकी बारों का, वो फ्री स्पेस वाला था, यानी वो दोनों बरकी बार जो है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं थे, बल्कि वो फ्री स्पेस के अंदर थे। तो उनका हमने अभी अभी कंसेप्ट देखा। अब हमको देखना है कि बरकी मैदान में रखने से क्या होगा। तो आप देखिए, सबसे पहले शुरुआत कि अगर हमारे पास दो बरकी बार हैं, एक Q1 और एक Q2, तो जो पहला बरकी बार जो है Q1, उसकी विसिनिटी में दूसरे बरकी बार को जब लाया जाएगा तो उसके लिए किया गया जो काम होगा वो काम होगा W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू V। यानी यहाँ पर हमने क्या किए, जो हमारा पहला जो चार्ज है Q1 वो कहीं तो भी इन्फिनिटी पर है और वहाँ से उसको उठाकर हमने एक बरकी मैदान के अंदर लेकर आए। जब हम उसको बरकी मैदान के अंदर लेकर आएंगे जिसका कवा V हो, तो ऐसी सूरत में W1 का फॉर्मूला बन जाएगा W1 इज इक्वल टू V इंटू Q1 या Q1 इंटू V। यह हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब हम दूसरा बरकी बार लेकर आते हैं। आप देखिए, जब हम सेकंड बरकी बार Q2 को लाएंगे तो अब यहाँ पर पहले से तो पहला बरकी बार मौजूद है V1 बराबर है Q1 जो बरकी बार है तो वो तो पहले से मौजूद है, इसलिए जब सेकंड बरकी बार आएगा तो उसके ऊपर पहला असर पड़ेगा बरकी बार का और दूसरा असर पड़ेगा बरकी मैदान का। ओके, तो सबसे पहले पहले बरकी बार की वजह से जो वर्क डन होगा, यानी जो सेकंड चार्ज के ऊपर जो वर्क डन किया जाएगा उसकी वैल्यू होंगी W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू वी। ये Q2 इंटू वी का मतलब है वो बरकी कवा जो पहले से जो V बरकी कवा मौजूद है उसकी वजह से इतना मतलब पार्ट आएगा उसके अंदर Q2 इंटू वी। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 ज़रब Q2 अपॉन R12। तो इस तरीके से हमको फाइनल फार्मूला मिल गया पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मिला Q2 इंटू वी और वह Q1 Q2 अपॉन R12, साथ में K की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस तरह से जब हम दोनों बरकी बारों का ये जो निज़ाम है, इन दोनों बरकी बारों के लिए जो अलग अलग जो वर्क डन है W1 और W2, इन दोनों का जब मजमुआ देखेंगे तो इनका मजमुआ कुछ इस तरह से आ जाएगा U इज इक्वल टू Q1 इंटू वी। Q1 इंटू वी का मतलब है वर्क डन ऑन फर्स्ट चार्ज, प्लस Q2 इंटू वी मतलब वर्क डन ऑन सेकंड चार्ज, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, और जाहिर है वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, तो इन तीनों टर्म्स का जो मजमुआ है
वो मजमुआ यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू चार्जेस। ओके, क्या फॉर्मूला मिला? U इज इक्वल टू Q1 इंटू वी प्लस Q2 इंटू वी। याद रखिए पहले वाला जो V है वो R1 पे डिपेंड करेगा और दूसरे वाला जो V है वो R2 पे डिपेंड करेगा, और इन दोनों टर्म्स के अंदर प्लस कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये था फाइनल फार्मूला। अब हम अगले सवाल के अंदर ये देखेंगे कि मान लो एक बरकी मैदान है और उस बरकी मैदान के अंदर इस मर्तबा एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी बरकी दो कुतुब वो रखा हुआ है। हमने पहले बरकी दो कुतुब देखा हुआ है। बरकी दो कुतुब उसको बोलते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दो बरकी बार हों, इक्वल एंड अपोजिट दो बरकी बार हों, और वो एक दूसरे से कुछ फासले से यानी कुछ सेपरेशन हो उनके दरमियान, वो जो निज़ाम बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे और ये मानकर चलेंगे कि वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी बरकी मैदान में रखा हुआ है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी? तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इस फिगर को कंसीडर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो आड़ी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जिसके एक तरफ एरो बना हुआ है, ये मान लो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी बैरूनी बरकी मैदान। इस बैरूनी बरकी मैदान की जो हिद्दत है वो ई बार है, कैपिटल ई बार। और अब आप क्या करोगे, इस बरकी मैदान के अंदर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को लाके रख दो। जो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे लाके रखा गया है उसका एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, दोनों के बीच का जो फासला है वो 2L है। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस बरकी मैदान में लाके रखेंगे तो नेचुरली देखिए होगा क्या। जो बरकी मैदान है वो हमने लेफ़्ट से राइट साइड में बनाया हुआ है। अब लेफ़्ट से राइट साइड में बनाने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव बरकी बार होगा, और जो राइट साइड है जिधर एरो जा रहे हैं ई बार के उधर निगेटिव बरकी बार होगा, क्योंकि बरकी हिद्दत जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ई बार वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेफ़्ट साइड में है और निगेटिव चार्ज जो है वो राइट साइड में है। ओके, अब आप देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हमने निगेटिव चार्ज जो है माइनस क्यू उसको नीचे बनाया है और पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू को ऊपर। तो ऊपर वाला जो बरकी बार है यानी प्लस क्यू, उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी क्यू इंटू कैपिटल ई, और ये फोर्स किधर एक्ट करेगी? जिधर इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव चार्ज होगा। ओके, निगेटिव चार्ज होगा राइट साइड में, इसीलिए उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही है। आप देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स आप देख रहे हो पॉजिटिव क्यू पर यानी प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इस डायरेक्शन में, मतलब उसकी जो सिमत जो रहेगी तो वो सिमत ये वाली रहेगी ऐसे इधर, मतलब ई बार की सिमत में, बराबर है। तो यहाँ पर ये हो गया, यानी इस तरीके से प्लस क्यू के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है क्यू इंटू ई के बराबर, और ऐसे ही एक फोर्स यहाँ अमल करेगी निगेटिव क्यू पर। जो निगेटिव क्यू है उसके ऊपर जो फोर्स अमल करेगी वो है निगेटिव क्यू यानी माइनस क्यू इंटू ई, और वो इस डायरेक्शन में, मतलब उसकी जो सिमत जो होगी तो वो ये वाली सिमत रहेगी ऐसे इधर यानी लेफ़्ट साइड में। ओके, तो ये था, यानी इस तरीके से हम दो अलग अलग फोर्सेस यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा जाविया बना के रखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है मान लो। अगर उसका एंगल थीटा है तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बना लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको पता है वो होता है बरकी बार ज़रब दोनों बरकी बारों के बीच का फासला। तो पी बार इज इक्वल टू दोनों में से कोई भी एक बरकी बार लिए यानी क्यू, उसको ज़रब करेंगे दोनों के बीच के फासले से यानी 2L से, तो क्यू इंटू 2L, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इन्हें बरकी दो कुतबी में आ रहे असर। अब अगर हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अमल करने वाला अगर टॉर्क जो उसके ऊपर अमल करेगा, टॉर्क यानी गर्दिशा, तो उसकी हम कीमत अगर बनाना चाहें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी
टॉ बार इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि टॉ जो है वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो। तो पी बार क्रॉस ई बार, अब ये क्रॉस हटा लो तो ये आएगा टॉ इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास गर्दिशा जो है टॉर्क उसकी वैल्यू आ गई। आप याद रखिए कि जब गर्दिशा आ जाता है तो उसकी वजह से वर्क डन जो होगा वो वर्क डन गर्दिशा और जावियाई हटाव का हासिल ज़रब होगा। यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम वर्क डन अगर लेना चाहें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, गर्दिशा ज़रब जाविया। ये फॉर्मूला आप याद रखो, W इज इक्वल टू टॉ इंटू थीटा। ओके, अब ये कंसेप्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो किया गया काम है उसकी कीमत आ जाएगी। अगर हमने उसको दो अलग अलग एंगल्स में अगर ले लिए, मान लो इनिशियल एंगल थीटा ज़ीरो है, फाइनल एंगल थीटा है, तो थीटा ज़ीरो से थीटा तक हम इंटीग्रेशन लेंगे और एक्सटर्नल टॉर्क ले लेंगे यहाँ पे, यानी बैरूनी गर्दिशा, तो ई टॉ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा। बाद में इसमें टॉ एक्सटर्नल की वैल्यू रख दो लाकर, जो अभी हमने देखा था, यानी ये वाली वैल्यू। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा ज़ीरो से थीटा तक P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आप देखो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो थीटा है, इसलिए साइन थीटा तो इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा, लेकिन P और E दोनों कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर निकल जाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, W इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू इंटीग्रेशन थीटा ज़ीरो से थीटा तक साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है, तो उसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, ये याद रखो। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर, P इंटू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है थीटा ज़ीरो से थीटा तक। बस अब आप इसके अंदर थीटा की जगह पर एक बार थीटा रख दो, एक बार थीटा ज़ीरो रख दो, और क्योंकि माइनस साइन है इसलिए एक्चुअली ये उल्टा हो जाएगा जब हम वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, W इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा ज़ीरो माइनस कॉस थीटा। याद रखिए थीटा ज़ीरो इनिशियल एंगल है, यानी शुरुआत वाला जाविया, और थीटा जो है वो बाद का जाविया है। अब ये फॉर्मूला आ गया काम का, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के ज़रिए किया गया काम का फॉर्मूला इतना होगा, और काम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये याद रखिए, काम हमेशा तवानाई बिल का होता है, इसलिए हम W की जगह पर U ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे W की जगह पे U लेता हूँ, फॉर्मूला आ जाएगा U इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा ज़ीरो माइनस कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का उस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो। ओके, तो इस तरीके से हम ये जनरलाइज फार्मूला जो है वो उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो अलग अलग केस बना सकते हैं। एक केस हम ये ले सकते हैं कि मान लो कि बैरूनी बरकी मैदान जो है E वो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्सिस है उसके साथ मुतवाज़ी है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ में अगर मुतवाज़ी है तो उनके बीच का एंगल ज़ीरो लेना पड़ेगा, यानी थीटा ज़ीरो विल बी ज़ीरो। तो जैसे आप थीटा ज़ीरो की जगह ज़ीरो ले लेंगे, फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा ज़ीरो की जगह पे ज़ीरो माइनस कॉस थीटा। अब कॉस ज़ीरो इज़ वन, तो जब हम वन रख लेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, U इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा। तो ये जाविया, ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है U इज इक्वल टू पी ई ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उस वक्त जबकि बरकी मैदान मुतवाज़ी हालत में हो इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ में। ओके, यानी इनिशियल एंगल ज़ीरो हो। अब यहाँ पर हम एक केस और ले सकते हैं। दूसरा केस हम ये लेंगे कि मान लो कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक डायपोल से। तो अगर वो परपेंडिकुलर आ जाती है तो थीटा की वैल्यू 90 लेंगे, तो थीटा ज़ीरो जो है 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब फार्मूला जो बचेगा
वो होगा U इज इक्वल टू P इंटू ई इंटू कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 90 ज़ीरो, उसकी जगह ज़ीरो लेना पड़ेगा, तो जब ज़ीरो ले लेंगे तो वो हो जाएगा ज़ीरो माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन सामने लेना पड़ेगा। तो इस तरह से फॉर्मूला आ गया U इज इक्वल टू माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये था कंप्लीट। यहाँ पर अलग अलग हमने चार अलग अलग टाइप के निज़ाम देखे, और उन चार अलग अलग टाइप के निज़ामों के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए हमने इस तरह से फॉर्मूले जो है वो तैयार किए। ओके, अब हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, और वो कंसेप्ट है, हमको यहाँ पर ये देखना है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इन दो लोगों में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पर क्या फ़र्क होता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बुनियाद बनाकर अगर हम देखें तो एक कंडक्टर में यानी मौसिल जिस्म में, और एक इंसुलेटर में मतलब आजिल जिस्म में। आजिल, ये वर्ड याद रखिए आप लोग, आजिल एक्चुअली अरबी वर्ड है। आजिल का मतलब होता है वो शय जो उज़्ल करे, और उज़्ल करने का मतलब होता है रोकना, यानी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को रोकने का काम करे, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होने ना दे, उसको हम आजिल कहेंगे। ओके, याद रखिए, इंसुलेटर या आजिल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट कभी पास नहीं होता। ओके, और ज़ाहिर है मौसिल का मतलब होता है जिनमें ईसाल हो। तो जिन जिस्मों के अंदर बरकी रॉ गुज़र सकती है, जिन चीज़ों में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है, उनको मौसिल कहेंगे, और जिन चीज़ों में से इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सूरत में पास नहीं हो सकती, उन्हें इंसुलेटर कहेंगे। ओके, अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ लोग जो है वो कंडक्टर होते हैं, तो फ़र्क क्या है। तो एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें फ़र्क है। जब हम कंडक्टर्स की यानी मौसिल जिस्मों की बात करते हैं, तो उसमें होता ये है कि उनके एटम के बीचों बीच में जो मरकज़ा है, उस मरकज़े में और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, इन दो लोगों के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बहुत कमज़ोर होता है। असल में ये इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन मरकज़े से इतने ज़्यादा दूर होता है कि मरकज़े की बरकी सुकूनी क़ुव्वत कशिश का उस पर कोई ख़ास असर नहीं होता। तो वो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यानी फ्री बरकी बार, वो यानी एक तरह से फ्री बन जाता है। और क्योंकि वो फ्री बन गया है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो मेटल को छोड़कर, या मेटल के अंदर ही एटम को छोड़कर, वो मेटल के अंदर जो है वो कहीं भी आ जा सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है। और क्योंकि वो कहीं भी घूम सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री चार्ज है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग, कि जो आजिल चीज़ें हैं, आजिल यानी इंसुलेटर्स, ओके, उर्दू में उनके लिए दूसरा वर्ड हाजिज भी है। तो आजिल या हाजिज या इंसुलेटर, ये ऐसे जिस्म होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पाए जाते। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन कभी नहीं पाए जाते। अब क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं हैं, इसलिए फिर होता यह है कि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट कभी पास नहीं होता। तो बस ये आपको दोनों के बीच में डिफरेंस ध्यान में रखना है कि ऐसी चीज़ें जिनमें से हर हालत में फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें अवेलेबल हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट हासिल होना शुरू हो जाता है, उन्हें कंडक्टर्स कहेंगे। और ऐसी अशिया या ऐसे जिस्म जिनमें किसी भी सूरत में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, या फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें अवेलेबल बिल्कुल नहीं हो सकते, उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। ओके, ये था मामला इंसुलेटर्स का और कंडक्टर्स के दरमियान फ़र्क का। अब हमको ये देखना है कि जो कंडक्टर्स होते हैं यानी मौसिल, तो उनकी कौन कौन सी ऐसी सिफ़ात होती हैं, क्या क्या ख़ास बातें उनके अंदर होती हैं। तो यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। आप याद रखिए, पहला जो पॉइंट इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कोई भी मौसिल अगर आपने लिए, कोई भी कंडक्टर, तो उस कंडक्टर के अंदर
यानी उस कंडक्टर के इंटीरियर पोर्शन के अंदर कोई भी बरकी सुकूनी मैदान नहीं होती है। आप याद रखिए, किसी भी मौसिल के अंदर बरकी सुकूनी मैदान सिफर होती है। ये इसकी पहली खासियत है। दूसरी खासियत ये है कि मौसिल की जो अंदरूनी हिस्से में और उसकी सतह पर बरकी सुकूनी का हवा मुस्तकिल रहेगा। यानी यहाँ पर आप याद रखिए कि पहला पॉइंट तो हमने ये देखा कि बरकी सुकूनी मैदान की जो हिद्दत है वो ज़ीरो है अंदर, मौसिल के अंदर। अब दूसरा पॉइंट हम ये देख रहे हैं कि मौसिल के अंदर, यानी मौसिल का जो अंदरूनी हिस्सा होता है तो उसके अंदर और उसकी सतह के ऊपर भी बरकी सुकूनी कावा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ओके, इसी तरह से तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि सुकूनी हालत में मौसिल के अंदर बरकी बार नहीं होते या हम उनको ज़ीरो मानते हैं। ओके, यानी स्टैटिक कंडीशन के अंदर, सुकूनी हालत को इंग्लिश में स्टैटिक कंडीशन बोलेंगे, तो स्टैटिक कंडीशन के अंदर कोई भी मौसिल के अंदर बरकी बार नहीं होते हैं या बरकी बार सिफर होते हैं। ओके, इसके बाद चौथा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अगर आपने कोई चार्ज कंडक्टर लिए तो उस चार्ज कंडक्टर में से जो बरकी सुकूनी मैदान उसमें से बाहर निकलेगा, वो बरकी सुकूनी मैदान यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा उस बॉडी की सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, उससे उमुदन होती है। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि मौसिल जिस्म के बाहर जब भी कभी बरकी मैदान निकलेगा तो वो बरकी मैदान हमेशा उमुदन होगा। ओके, उसी तरह से पांचवा और आखिरी जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है इस टॉपिक से रिलेटेड वो ये है कि मौसिल के जो मुख्तलिफ नुकात होते हैं यानी अलग अलग पॉइंट्स, उन सब पर कसाफत की जो कीमत है वो बिल्कुल अलग होती है। कसाफत यानी सतही कसाफत जिसको बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर अलग होती है मौसिल चीज़ों के अंदर। अब ऐसा मतलब एक्चुअली ऐसा क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि सतह की बनावट पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने बरकी बार स्टोर होंगे। अगर किसी जगह पर कोई जिस्म के अंदर कोई ऐसी पीक निकली हुई है, कोई नोक उसके अंदर है, शार्प एक नोक है, तो ऐसे इलाके के अंदर ज़्यादा बरकी बार स्टोर हो जाते हैं बनिस्बत प्लेन के। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर का हमारा मेन टॉपिक। अलग अलग टाइप के सिस्टम्स के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको देखा, और अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को रोकते हैं ताकि अगले लेक्चर में हम फिर अगले टॉपिक्स की तरफ जा सकें। पढ़ते रहिए और जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो वो शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।